एपिसोड 225। हाँ, मेरा किडनैप हुआ था। डेस्टिनी विला। डॉक्टर ने अनन्या के चेकअप करने के बाद अरशद को उसकी सही सलामती की रिपोर्ट दी, जिसके बाद अरशद के बेचैन दिल को राहत महसूस हुई। अनन्या के माथे को चूमते हुए उसने कहा, तुम आराम करो, मुझे बाहर जाना होगा। हाँ कहते हुए अनन्या ने पलकें झपकाई। अरशद जब तक उसके साथ रहता था तब तक उसे कमरे में ही रहना पड़ता था, इसलिए अनन्या भी चाहती थी अरशद कुछ समय के लिए वहां से चला जाए ताकि वो ईशान को कॉल कर सके। अरशद के चले जाने के कुछ समय बाद अनन्या ने कमरे से बाहर झांकते हुए एक मेड से पूछा, क्या अरशद चला गया? जवाब में मेड ने कहा, जी मैडम, सर थोड़ी देर पहले ही विला से गए हैं। क्या आपको उनसे कुछ काम था? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, आप अपना काम कीजिए। मेड से इतना कहकर अनन्या हॉल में आ गई। उसने आसपास देखा, जेठ के होते हुए विला में इतनी शांति कैसे हो सकती है। यही सोचकर उसने दूसरी मेड से पूछा, जेठ दिखाई नहीं दे रहा? जवाब में दूसरी मेड ने कहा, मैडम, जेठ को मंथली चेकअप के लिए क्लिनिक ले जाया गया है। अनन्या ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने फोन के बारे में सोचा और मायूस होकर बोली, मुझसे तो मेरा एक छोटा सा फोन नहीं संभलता, टास्क कैसे कंप्लीट होगा? उसने जैसे ही यह कहा, पीछे से वंश और अयान की आवाज आई, हम करेंगे आपकी मदद, आपके पहले टास्क को पूरा करने में। अनन्या ने खुश होकर दोनों को देखा और बोली, तो इसका मतलब तुम दोनों यहीं हम सब के साथ रहने वाले हो? हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है? वंश बुदबुदाया। उसे कोनी मारकर चुप कराते हुए अयान बोला, चुप कर जा बेटा, वरना बोलने के लायक नहीं बचेगा। दोनों ने घूरकर एक दूसरे को देखा। दोनों की इस हरकत को नोटिस करते हुए अनन्या ने पूछा, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? इस पर दोनों ने मुस्कुराते हुए एक साथ कहा, नहीं तो हम दोनों के बीच क्या ही हो सकता है। इतना कहकर दोनों ने एक सरसरी तपती नजर एक दूसरे पर डाली। उनके पास आते हुए उन दोनों के चेहरे को छूते हुए अनन्या ने कहा, फिर तुम दोनों के चेहरे पर यह गुस्से और थप्पड़ के निशान क्यों बने हैं? भला अनन्या से बेहतर थप्पड़ के निशानों को और कौन पहचान सकता था? वो इस दौर से कई बार गुजर चुकी थी। दोनों ने कुछ असहजता के साथ एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ बोले, मच्छर। कमरे में बहुत मच्छर थे, उन्होंने ही काटा होगा। हालांकि उनके इस बेतुके जवाब पर अनन्या को हंसी नहीं आई, बल्कि उसने उदासीपन में कहा, मैंने कहा था ना, तुम दोनों को बेकार की जिद मत करो, पर तुम दोनों ने मेरी नहीं सुनी। अगर मेरी बात मान ली होती तो अरशद की पनिशमेंट से बच जाते। दोनों जो अनन्या के सवाल से बचने के उपाय सोचने में लगे थे, अचानक से ही अनन्या की इस बात को सुनकर दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों ने सोचा, तो इसका मतलब अनन्या दी को लग रहा है बॉस ने हमें पनिशमेंट दी थी। दोनों का दिल अनन्या की मासूमियत पर पिघल गया और अनन्या को हक करते हुए दोनों एक साथ बोले, दी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम दोनों एकदम ठीक है। इस बार अनन्या ने दोनों को दूर नहीं किया, बल्कि दोनों की पीठ पर थपथपाते हुए बोली, हाँ ठीक है, नहीं लूंगी, लेकिन पहले मुझे तुम दोनों के चेहरे का हाल ठीक करना होगा। इतना कहकर अनन्या ने दोनों को सोफे पर बैठने को कहा, फिर मेड को टॉवेल और बर्फ के टुकड़े लाने को कहा। अनन्या फक्र से दोनों के चेहरे की सिकाई करने लगी। अयान ने इमोशन होकर अनन्या को देखने लगा तो वही वंश ने तो रोना ही शुरू कर दिया। उसने रोते हुए अनन्या का हाथ पकड़ा और बोला, दी अब बहुत अच्छी है। अनन्या यह तो जानती थी वो दोनों बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे, मगर उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वंश रोने लगेगा। वंश को चुप कराते हुए अनन्या ने कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो, पर तुम रो क्यों रहे हो? देखो, अब तुम बच्चे नहीं रहे। अगर तुम भी मेरी तरह सबके सामने रोने लगोगे तो सब जैसे मेरा मजाक उड़ाते हैं वैसे ही वो तुम्हारा भी मजाक बनाने लगेंगे। यह कहते हुए अनन्या ने दूर खड़े रघुवीर को देखा, जैसे यह बात उसने स्पेशली उसी को ताना मारने के लिए कही हो। इस पर अयान अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा इमोशनल हूँ। थोड़ा सा? अनन्या ने हंसते हुए पूछा तो वंश ने सिर हिलाया, फिर अनन्या की सिर पर बंधी पट्टी की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपको ये चोट कैसे लगी? अनन्या ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी जेठ बाहर से दौड़ते हुए आया और उससे लिपटने लगा। जेठ ने प्यार से उसे सहलाया और थोड़ी देर उससे बातें की और फिर जेठ पूरे विला में इधर से उधर दौड़ने लगा। जेठ को पूरे घर में भागता देख उसने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली
जेठ अब पूरी तरह से ठीक हो गया, पर अब मैं उसे सिंघानिया विला ले जाने की गलती नहीं करूंगी। रघुवीर तीनों को ज्वाइन करते हुए हॉल के सोफे पर बैठ गया। फिर अनन्या को सुनाते हुए बोला, तो मैडम, अनन्या को सबकी परवाह है, सिर्फ अपने मुन्ना भाई की परवाह नहीं है। क्या होगा अगर मैंने तेरी यह वीडियो बनाकर मुन्ना को भेज दी? तू जानती है ना तेरे साथ क्या होगा? वो जलन में तेरे इन दो इमोशनल फूल छोटे छोटे भाइयों और तेरे प्यारे जेठ की हड्डियां तोड़ देगा। बेचारे वंश और अयान के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं अनन्या रघुवीर को आंखें दिखाते हुए बोली, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? तो रघुवीर बोला, नहीं, मैं तो बस तुझे याद दिला रहा हूँ, हॉस्पिटल का एक मरीज तुझसे बहुत नाराज है। मरीज से रघुवीर का इशारा मुन्ना की तरफ था। अनन्या ने कहा, मैं तो आज जाने ही वाली थी मुन्ना भाई से मिलने। मुझे क्या पता था मेरा किडनैप हो जाएगा। किडनैप? अयान ने चौंकते हुए कहा, आपका किडनैप हुआ था? वंश ने भी हैरानी जताई। अनन्या ने खुश होते हुए अपना सिर हिलाया और एक्साइटमेंट के साथ बोली, हाँ हाँ, मेरा किडनैप हुआ था। यह कहते हुए अनन्या की आंखों में अलग ही चमक थी। रघुवीर फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, किडनैप होने के बाद किसी इंसान को पहली बार इतना खुश देखा है, वरना पहले तो कोई डांट सुनने के बाद भी 4 दिन तक कमरे में बैठा रोता रहता था। अनन्या ने रघुवीर को इग्नोर किया। अयान ने पूछा, आप डॉक्टर साध्वी से मिलने गई थी ना, फिर आपका किडनैप कैसे हुआ? वंश ने भी अयान का साथ देते हुए पूछा, लारा की तो मौत हो गई, फिर आपका किडनैप किसने किया और आप बची कैसे? अनन्या को फाइनली कोई मिल गया था जिसे वो अपनी बहादुरी का किस्सा सुना सकती थी। उसने सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है, हमारे पास तेरी इस लंबी कहानी को सुनने के लिए बहुत समय है। चल बता, क्या हुआ था? मैंने सुना तेरे साथ कपूर परिवार का छोटा बेटा भी किडनैप हुआ था। इस बार भी रघुवीर सीरियस था। अनन्या रघुवीर के बगल में बैठ गई और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। अनन्या की बहादुरी के किस्से सुनने के लिए अगर आप भी बेकरार है तो करिए थोड़ा सा इंतजार।